नमस्कार जी। नमस्कार सर। नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार सर। नमस्कार। मैं कुछ स्पीकर को अपने पास रख लेता हूँ। हाँ जी, पहले तो आज जो हम पढ़ेंगे, अभी पूरी क्लास आ जाएगी तो हम पढ़ना शुरू करेंगे। कैलाश शर्मा जी ने एक प्रश्न पूछा था ग्रुप में, तो पहले उसका आंसर कर लेते हैं। कैलाश शर्मा जी का प्रश्न ये था कि मेष लगन के अंदर, मैंने एक्चुअली आंसर इसलिए नहीं किया क्योंकि आज हम उस टॉपिक को करने वाले थे, तो वो जो टॉपिक है वो आज पूरा कवर होने वाला है। लेकिन फिर भी चूंकि प्रश्न पूछा गया है तो जब तक सब लोग आते हैं मैं उसका आंसर देता हूँ। क्वेश्चन काफी रेलेवेंट है कि प्रबल मार्केश, जैसे तुला लगन में मंगल प्रबल मार्केश हैं, वैसे ही मेष लगन के अंदर शुक्र प्रबल मार्केश होते हैं, क्योंकि द्वितीय भाव और सप्तम भाव की राशियां शुक्र की होती हैं। द्वितीय और सप्तम, सप्तमेश को मार्ग भाव और उसके स्वामी को मार्केश बोला जाता है। प्रश्न का आगे ये था कि अगर मार्केश होता हुआ शुक्र अगर नवम भाव में त्रिकोण में बैठे शुभ भाव है, और शुभ भावों के बारे में कहा गया कि ये उत्तरोत्तर प्रबल होते हैं। जैसे उन्होंने कहा था, न दिश्यन्ति शुभम नृणाम सौम्याः केन्द्राधिपा यदि रूढ़ास्ते शुभम हेते प्रबलास्त उत्तरोत्तर। मतलब उत्तरोत्तर वो प्रबल होते जाते हैं। प्रथम से ज्यादा प्रबल है पंचम त्रिकोण, और पंचम से ज्यादा प्रबल है नवम त्रिकोण का भाव। तो कैलाश शर्मा जी का प्रश्न यह था कि अगर वो मार्केश है और वो मार्केश अगर नवम भाव पे बैठा है तो क्या वो नवम भाव की हानि करेगा? देखिए, त्रिकोणों के जो भाव होते हैं वो अत्यंत शुभ भाव माने जाते हैं। त्रिकोणों में बैठा हुआ जो ग्रह है वो अत्यंत बलशाली माना जाता है। मार्केश उसका एक डेजिग्नेशन है, लेकिन वो मार्केश के अलावा वो द्वितीयेश भी है, धनेश भी है, वो कुटुंब का स्वामी भी है, ऑर्नामेंट्स का स्वामी भी है, आपकी स्पीच का स्वामी भी है, द्वितीय भाव का स्वामी, वो आपके एम्पावरमेंट का भी स्वामी है, क्योंकि चतुर्थ का वो लाभ का भाव है। ये गैलेक्सी टैब A7 को जरा म्यूट कर लीजिए प्लीज। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक डेजिग्नेशन उसका मार्केश है, लेकिन उसके अंदर निहित काफी अच्छे कारकत्व हैं द्वितीय भाव के अंदर, और यही सप्तम भाव में भी है। सप्तम भाव हमारी लाइफ पार्टनरशिप का है, यानी कि स्पाउस का भाव है। वहीं वो हमारा बिजनेस पार्टनरशिप का भी है, हमारे डे टू डे रूटीन का भी है। समाज के अंदर राज समाज हमको कितनी इज्जत से देखता है, वो हमारी पद प्राप्ति का भी भाव है सप्तम भाव। तो साथ में राज समाज के द्वारा हमें किस तरीके से देखा जाता है, हमें कितनी इज्जत दी जाती है, उसका भी वो भाव है। तो जो सप्तम भाव है वो मार्केश वाला जो है वो उसका सिर्फ एक पहलू है। तो कैलाश शर्मा जी, आपके प्रश्न का उत्तर ये है, जो सुनील जी ने भी जिसका आंसर ऑडियो क्लिप में दिया था उससे थोड़ा सा फर्क आंसर है मेरा, क्योंकि वो आंसर मेरा ये है कि ये मार्केश की जो उपाधि होती है
ये दशा पे आधारित होती है। मार्केश तब मार्केश की तरह से बिहेव करता है जब दशा की सीक्वेंस के अंदर रोगेश आ जाए, अष्टमेश आ जाए, रंध्रेश, तो रंध्रेश भी कहते हैं, अष्टमेश आ जाए, इसके अलावा द्वादशेश आ जाए। मार्केश तब मार्केश की तरह से बिहेव करता है उस महादशा के अंदर, उस अंतरदशा के अंदर और उस प्रत्यंतर दशा के अंदर, और उस सूक्ष्म अंतर में जिसमें जमावड़ा नेगेटिव प्लैनेट्स का हो जाता है। दुख भावों के स्वामियों की दशा आ जाए, यानी कि छठे, आठवें, 12वें भाव के स्वामियों की दशा हो, तृतीय भाव की स्वामी की दशा हो, 11वें भाव के स्वामी की दशा हो, जो कि त्रिषडाएश है। आज आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तब वो मार्केश मार्केश का गुण अपना दिखाएगा। अदरवाइज शुक्र अत्यंत शुभ ग्रह है, और शुक्र का त्रिकोण में बैठ जाना, मतलब यहां तक कि ये कहा जाता है मैं इनफैक्ट आपके लिए ये श्लोक मुझे याद नहीं था, तो मैं आपके लिए बृहत पाराशर होरा शास्त्र से, केंद्र त्रिकोण नेतारो दोष युक्ता वपि स्वयं संबंध मात्रात बलिनो भवेताम योगकार। मतलब ऋषि पाराशर ने कहा है कि केंद्र और त्रिकोणों के नेताओं का संबंध, अगर वो स्वयं कितने भी दोषी हों, उनके सिर्फ संबंध बना देने से वो योगाकारी हो जाते हैं, कुंडली को बहुत बल प्रदान करते हैं। इसी को हम कॉमन सेंस से समझ सकते हैं कि अगर आप ये कहें कि वो मार्केश है और नवम भाग्य के भाव में है, तो शुक्र का मार्केश होने का मेष लगन के लिए जो फल होता है वो स्वास्थ्य की हानि का फल होता है। वो डायबिटीज देता है, हार्मोनल प्रॉब्लम देता है, लेकिन आवश्यक नहीं कि वो पति पत्नी के संबंध खराब करे या मैरिज को वो डिस्टर्ब करे। और जिस समय वो महादशा के अंदर आएगा और इस प्रकार से बैठा होगा शुक्र, क्योंकि आज मैं दशा में आपको ये भी बताना चाह रहा था कि जो फास्टर मूविंग प्लैनेट्स हैं उनका जो फल है वो दशा के पहले भाग में ही दिखाई पड़ जाता है। यानी शुक्र में जब शुक्र का अंतर आएगा उसी में वो फलित हो जाएगा, उसके साफ साफ उसके रिजल्ट्स आने आरंभ हो जाएंगे। तो मेष लगन के जातक को वो धन देगा, ऐशो आराम देगा, समृद्धि देगा और सब अच्छा अच्छा देगा। हाँ, बीच में अगर रोगेश का अंतर आ गया, बीच में द्वादशेश का अंतर आ गया, बीच में प्रत्यंतर में भी अगर रोगेश आ गया, द्वादशेश आ गया, बादीश आ गया, तो उस समय वो हानि पहुंचाएगा स्वास्थ्य की। और कुछ धन की भी हानि पहुंचाएगा क्योंकि वो धनेश भी है। और कुछ परिवार में चूंकि पति पत्नी का संबंध है, तो पति पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर हानिकारक बनेगा। लेकिन त्रिकोण में बैठ जाने की वजह से आप समझिए कि उसके 80% से ऊपर उसकी अशुद्धियां खत्म हो जाती है ग्रह की। धन्यवाद। हाँ जी, सुनील जी ने आपको ऑडियो क्लिप में बताया था, फिर हम उसको डिविजनल चार्ट्स में भी देखते हैं, और वो उन्होंने सही कहा कि ग्रह को फिर हम काफी तरीके से हम देखते हैं। और जो ये डिविजनल चार्ट का चूंकि आपका कोर्स आप अटेंड कर रहे हैं, इसमें तो ग्रहों का डेजिग्नेशन ही चेंज हो जाना है। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि बफिंग टाइम जो हमारे वीडियो का है वो इतना ज्यादा समय ले रहा है। ये हो सकता है कि ट्रैफिक जूम में ज्यादा हो। पहले जूम फाइल को कन्वर्ट करता है MP4 में, फिर उस फाइल को जब हम गूगल ड्राइव पे अपलोड करते हैं, ये गूगल ड्राइव पे ही अपलोड होती हैं, और जब आप लोगों को भेजी जाती हैं तो गूगल ड्राइव के थ्रू भेजी जाती है। तो गूगल ड्राइव भी इनकी प्रोसेस करता है, प्रोसेसिंग करता है। अगर ये रात को कल रात भेज दी गई होती
तो ये सुबह तक में ये प्रोसेस्ड हो गया होता, कई बार 6 से 7 घंटे। जी आप चिंता न करें, ये आज मैं कोर्स के बाद इसका अपने गूगल ड्राइव से भी कुकीज वगैरह वो सब हटाऊंगा, टेम्पररी फाइल्स वगैरह रिमूव करूंगा, तो ये फास्टर प्रोसेसिंग इसकी हो जाएगी और कल तक आप इसे देख पाएंगे। सर पीडीएफ भी ओपनेबल नहीं है, ओपनेबल है पर डाउनलोड नहीं हो रही। ऐसा नहीं हो सकता। सर शायद मुझे पता ही, मुझे बाकी साथियों के सर मैंने तो वीडियो डाउनलोड किया, वो भी डाउनलोड हो गया आसानी से, और जब वीडियो हो गया तो पीडीएफ भी बड़ी आसानी से हो जाएगा। कभी कभी ये हो सकता है कि जो व्यक्ति डाउनलोड कर रहा हो उसके नेट में थोड़ा सा वहां पे भी प्रॉब्लम इशू हो सकती है जो डाउनलोड कर रहा है, क्योंकि वही पीडीएफ सर, तो पहले वाला पहली जो लेक्चर था आपने जो डाउनलोड किया वो आ रहा है। आज मैं इसको वो देखा, इट वाज रिमूव्ड बाय द नहीं, वो तो मैंने आपको भेज दिया ना। वो रिमूव हमें इसलिए करना पड़ा क्योंकि सुनील जी ने उसी लेक्चर को एज इट इज एस्ट्रो पाठशाला के उसमें डाल दिया चैनल में। अच्छा, तो इसमें जो यूट्यूब जो है, इसको यूट्यूब जो है इसमें आपत्ति करता है कि सेम वीडियो 2 चैनल्स पे नहीं हो सकता, तो उसमें वो चैनल को ब्लॉक कर देता है, इसलिए मुझे अपने चैनल से उसको रिमूव करना है। तो मेरे चैनल से वो रिमूव हो गया है पहली क्लास का लेक्चर। लेकिन अगर आप इसमें आप देखेंगे जो ग्रुप में, तो ग्रुप में मैंने सुनील जी ने जो उसको किया है वो मैंने इसमें डाला है अभी। इसमें मैंने आप लोगों को, आप देखिए दिस इज क्लास 1 वीडियो करते हुए वर्क कुंडलियां ऊपर लिखा है, और सुनील जी ने अपने उसमें इसका दूसरा थंबनेल बना के डाल दिया है। सर नेम चेंज हो गया ना, इसीलिए। हाँ, नेम चेंज करके उन्होंने डाला था कि वो नेम चेंज करने से यूट्यूब ऑब्जेक्शन नहीं करेगा, लेकिन यूट्यूब जो है वो कंटेंट पे भी ऑब्जेक्शन कर देता है, सेम कंटेंट। तो अब किस नाम से मिलेगा वो ये आपको इसी में मिल जाएगा। मैं आप अपने इसमें जाइए, टाइमिंग ऑफ इवेंट्स वाला जिसमें आपने पोस्ट किया था उसको खोलिए आप, उसमें आप देखिए मैंने इसको डाला हुआ है, ये वर्क कुंडलियां करके लिखा है, टाइमिंग ऑफ इवेंट्स बाय डिविजनल चार्ट्स, क्लास 1 लिखा हुआ है, आप ठीक है, खोल के देखिए जी। देखता हूँ जी, मैं जी क्लास के बाद देखते हैं सर। ठीक है जी। आप लोगों से एक मेरा आग्रह है, जिनके फोनों के नाम आ रहे हैं जैसे गैलेक्सी टैब A7, आप अपने राइट साइड में क्लिक करके जिसमें 3 स्पॉट्स होते हैं उसको क्लिक करेंगे तो रीनेम आ जाता है यहाँ पे, तो रीनेम कर लीजिए ताकि आप लोगों के नाम आ जाए। ये गैलेक्सी टैब A7 किनका है? अनम्यूट करके बताइए। गैलेक्सी टैब A7 जो लिखा हुआ आ रहा है, ये नमिता गर्ग जी का है, किनका है? नहीं सर, मेरा नहीं है, मेरा में तो नाम आता है नमिता का। तो गैलेक्सी टैब A7 किनका है? सर वो बोल रही है, गैलेक्सी टैब से ही बोल रही है नमिता जी। हाँ, नाम इनका नहीं आ रहा, उन्हीं का ग्रीन हुआ है वॉल्यूम वाला। तो इनका नाम नाम हट गया। नाम हाँ मैं जी, चेंज नाम हट गया है। सर पता नहीं कैसे हो गया, मैं देखूंगी, मुझे बहुत कोई बात ज्यादा नहीं, आता मैंने नहीं। कर दिया मैंने चेंज कर दिया, इसमें आपका नाम डाल दिया। थैंक एक यू और सर। है यहाँ पे, फोन का नंबर है 4523EEE6, ये किनका है? ये मेरा सावित्री वर्मा। अच्छा, मैं आपको रीनेम कर देता हूँ ताकि साविधी SAVIDI DHI साविधी वर्मा, ठीक है। चलिए आज की हम क्लास शुरू करते हैं। देखिए उसमें सविधी जो है हमारे साथ में नई आई हुई हैं, तो अब हम पढ़ाई शुरू करते हैं, तो इनको भी हम साथ में लेंगे। हाँ कनिका, आपने हाथ रेज किया है, क्या कुछ पूछना है आपने? अपना वीडियो ऑन करके पूछिए। जी सर, जैसे सर बस एक छोटा ये क्वेश्चन था कि आपने जैसे मेष लगन में बोला था वीनस के लिए, जी
इसी तरह सर अगर सिंह लगन में 9th हाउस को लेंगे, वो मंगल होता है और मंगल बादकेश भी हो गया। और सिमिलरली अगर हम कुंभ लगन लेंगे तो वहां पर विनस योग कारक भी हो गया और बादकेश भी हो गया 9th हाउस का। मैंने आप लोगों को, देखिए कनिका आपका फेस नहीं आ रहा पूरा, मोबाइल फोन को थोड़ा सा ऊपर कीजिए, क्योंकि एक शिक्षक और उसके शिष्य को आई टू आई कॉन्टेक्ट भी होना चाहिए जब जी स्पेशली सर, जी सर। हाँ कनिका, जैसे मैंने आपको बताया उसको आप ये समझिएगा कि कोई भी नेगेटिव डेजिग्नेशन 12 के 12 भावों में, 12 के 12 भावों में कुछ ना कुछ अच्छा है। और इसमें क्या होता है कि दुख भावों को हम दुख भाव क्यों कहते हैं, त्रिक भावों को हम दुख भाव क्यों कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है नेगेटिव साइड में होते तो जैसे छठा भाव है, छठे भाव से 3Ds देखे जाते हैं, डेट्स यानी कि उधार, डिजीज यानी कि रोग, डिफिकल्टीज यानी मुश्किलातें, litigation, police action, cruelty with self, cruelty with others, loss of husband, any kinds of problems that we face in life, वो छठे भाव से आता है, रिगर्स जितने भी हैं। लेकिन छठे भाव से अच्छी चीजें भी आती हैं। छठा भाव जो है अच्छा, स्ट्रॉन्ग छठा भाव इन क्षेत्रों में काम करने वालों को अच्छे उन्नतिशील जीवन में लेके आता है। जैसे डेट्स है, तो डेट्स को कौन हैंडल कर रहा है? लोन देने वाला। डिजीज है, डिजीजेस को कौन हैंडल करते हैं? हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स, मेडिसिन में डील करने वाले। डिफिकल्टीज हैं, डिफिकल्टीज और लिटिगेशन में वकील, पुलिस, इनका बहुत बड़ा रोल होता है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लोग जैसे कि जजेस हैं, पुलिस के ऑफिसर्स हैं, लिटिगेशन के केस में वकील हैं, इनके जीवन में बहुत उन्नति लेके आता है। नमस्कारम। नमस्कार। तो सर वो आपकी बात समझ आई कि जैसे आपने कहा हर हाउस चाहे 8th नमस्कार। हाउस ही क्यों ना हो, गुड भी देगा बैड भी देगा। मतलब आज क्लास है, इसको रिकॉर्ड कर लेना। अरे कैलाश जी, आप जो है प्लीज इसको ना, कैलाश जी अपने को म्यूट कर लीजिए आप प्लीज। तो ठीक है। देखिए आप लोग पर्सनल जब भी बात करें ना तो म्यूट करके बात करें, क्लास में डिस्टर्बेंस होता है। अच्छा कनिका, इस बात को ये समझना कि इवन जो द्वादश भाव है, द्वादश भाव जो है शरीर के क्षय का है, द्वादश भाव जेल का है, हॉस्पिटल की यात्रा का है। तो द्वादश भाव से अच्छी चीजें भी आती है। वो बेड प्लेजर का भी हाउस है, वो हाउस जो है फॉरेन का भी है। फॉरेन में जाकर फॉरेन से कमाने वाले एक्सपोर्टर्स, इंपोर्टर्स के लिए वो एक बड़ा शुभस्थ भाव है। जो लोग मर्चेंट नेवी में काम करते हैं उनके द्वादश भाव में बहुत अच्छे ग्रह बैठे होते हैं। तो हर भाव के अच्छे सिग्निफिकेशंस भी हैं 12 के 12 भावों के। किंतु क्या है, इनको हम दुख भाव क्यों कहते हैं? क्योंकि इन त्रिक भावों में जो डिजायरेबल चीजें हैं वो कम है, अनडिजायरेबल चीजें ज्यादा है। मतलब ऐसी चीजें जिनसे हमें दुख पहुंचता है वो ज्यादा है इसके अंदर। अब अष्टम भाव है, अष्टम भाव जो है आयु का भाव है। आयु से बड़ी तो कोई चीज नहीं हो सकती, और आयु की समाप्ति को ही हम मृत्यु कहते हैं, इसलिए हम उसे मृत्यु का भाव भी मानते हैं। क्योंकि उस चीज का होना और उस चीज का ना होना उसी भाव से समझ में आता है। इसी प्रकार से अष्टम भाव जो है स्लीजी चीजों का है, मतलब छिपाव में की गई बहुत सी चीजों का है, एडिक्शंस का है, डिप्रेशन का है। इस तरह के अष्टम भाव से ऑपरेशंस आते हैं, क्रॉनिक डिजीजेस आती हैं, और क्रॉनिक और ऐसे फेटल एक्सीडेंट्स आते हैं जिसमें आदमी को 6 महीने 3 महीने अस्पताल में रहना पड़े। लेकिन जो अष्टम भाव है वो आयु का भी भाव है। उसकी शुभस्त ये है, उसकी शुभ बात ये है कि वो आयु का रखवाला है। और उसी अष्टम भाव में अध्यात्म भी आता है, तंत्र मंत्र ज्योतिष
अध्यात्म और हठ योग भी अष्टम से आता है। जो आप ये सर वो देखते एक्चुअली हैं, डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते ना, जैसे आपने कल बोला था कारको भाव नाशा, अगर वही जुपिटर 5th हाउस में हो गया गुड भी है, बट वही अगर जैसे सिंह लगन में शायद हाँ 9 राशि पड़ेगी उधर, तो वो कारको भाव नाशा हुआ कि अच्छा हुआ, और कौन से कारक खराब हुए, कौन से, इसकी थोड़ी डिस्टिंग्विश करना मुश्किल हो जाता है कि अब बच्चे अच्छे हो गए, आपकी पढ़ाई अच्छी हो गई या नहीं हुई, तो कौन सी चीज को आप डिस्टिंग्विश करें, ये थोड़ा। कनिका हम ना वी गो विद स्मॉल स्टेप्स एवरी जी टाइम। जी जी, प्लीज अभी प्लीज अभी सर, क्लास की कैरी ऑन। शुरुआत हुई है, जी प्लीज ये प्लीज। सिर्फ 3rd क्लास है, तीसरी क्लास है। ये सारे के सारे टॉपिक्स में आप लोगों को महारत हासिल होगी और आप उसको डिस्टिंग्विश करना सीख जाएंगे। जी सर। कल जी सर। मैंने जो कारको भावनाशाय पे मैंने एक सेंटेंस बोला था कि जिन भावों का प्रिंसिपल कारक एक सिंगल प्लैनेट है, वहीं पे कारको भावनाशाय लागू होता है। जिन भावों के, अभी आप ना कारक के टॉपिक पे नहीं आए, आपको कारक का जो टॉपिक पढ़ाया जाएगा, अब आपको प्रत्येक भाव के प्रिंसिपल कारक और सेकेंडरी कारक बताए जाएंगे। हर भाव के प्रिंसिपल कारक से सेकेंडरी कारक है। जैसे सूर्य प्रथम भाव का प्रिंसिपल कारक है और चंद्रमा वहां का सेकेंडरी कारक है। चंद्रमा पर्सनल मैग्नेटिज्म का कारक है, स्पाइन का कारक है। चंद्रमा हमारी सुंदरता का कारक है प्रथम भाव का, लेकिन हमारी लॉन्जिविटी, गुड हेल्थ और अच्छा स्वास्थ्य और अच्छा व्यक्तित्व, एक ऐसा व्यक्तित्व जो कि प्रिंसिपल्स के साथ में जीवन यापन करता है, उसका कारक सूर्य है। इसलिए सूर्य एक राजसी प्लैनेट होकर प्रथम भाव का कारक है। इसी वजह से जब किसी व्यक्ति की हेल्थ के बारे में प्रश्न आ जाता है तो हम लगन से तो देखते ही देखते हैं, चंद्र लगन से भी देखते हैं, लेकिन हम ज्यादा कंसंट्रेट सूर्य लगन से करते हैं कि वो कोलैप्स तो नहीं कर जाएगा, क्या सूर्य लगन इतना है कि उसको लॉन्जिविटी देगा, क्या उसको संभालेगा। तो ये जो प्रश्न है ना, ये सारे प्रश्न आपके जब ग्रेजुअली हमारी क्लासेस बढ़ेंगी उनमें इनके आंसर्स आ जाएंगे। कैलाश शर्मा जी ने पब्लिक फोरम पे प्रश्न पूछा था, इस वजह से मुझे आज इसका आंसर करना पड़ा। वैसे आज की क्लास के बाद ये प्रश्न वो नहीं पूछते, क्योंकि आज हम उसी सब्जेक्ट को हम करने जा रहे हैं। अच्छा देखिए, आज का हमारा टॉपिक है, कल मैंने आप लोगों को बताया था ग्रहों का नैसर्गिक प्रकृतियां होती हैं। नैसर्गिक प्रकृति का मतलब है कि ग्रह नैसर्गिक शुभ और नैसर्गिक पापी माने जाते हैं। ये डिफरेंशिएशन है। नैसर्गिक पापी में मैंने आपको बताया था कि सूर्य हैं जो कि क्रूअल हैं, क्रूर हैं। सूर्य, शनि, सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु, ये पापी ग्रहों की संज्ञा में ऋषि ने इनको डाला है। और जो शुभ ग्रह हैं वो 4 ग्रह हैं, गुरु, शुक्र, चंद्र और बुध। जो गुरु हैं और शुक्र हैं ये अनकंडीशनल शुभ हैं, ये हर एक के जीवन में शुभता लेके आने वाले ग्रह हैं। ये एक मजदूर की कुंडली में भी गुरु उसको संतान का योग देता है, विवाह का योग देता है, और शुक्र उसको पत्नी का योग देता है या मैरिज, इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज का योग देता है और सेक्स का योग देता है। तो ये जो गुरु शुक्र है ये तो शुभ है। कंडीशंस जो बनती है वो बाकी 2 प्लैनेट्स में है। बुध अगर अकेले बैठे हों अथवा शुभ ग्रहों के साथ बैठे हों तो बुध शुभ माने जाते हैं। अगर वो पापी ग्रह के साथ बैठते हैं या क्रूअल प्लैनेट के साथ, क्रूर ग्रह के साथ बैठते हैं तो वो पापी माने जाते हैं। जो चंद्र हैं, चंद्रमा अगर सूर्य से 72 डिग्री से ऊपर दूर है, या यूं कह लीजिए कि चंद्रमा को आप षष्ठी तक, अमावस्या के बाद प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी तक में वो कमजोर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि शुक्ल पक्ष की
अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष आता है। शुक्ल पक्ष की सप्तमी से कृष्ण पक्ष की षष्ठी तक चंद्रमा शुभस्थ होते हैं। और इसे समझने का बड़ा आसान तरीका है कि चंद्र और सूर्य के बीच में 72 डिग्री का फासला या उससे ऊपर का फासला अगर है तो वो शुभ ग्रह माना जाएगा। इसको समझाने के लिए मैं आपको दिलीप कुमार साहब की हॉरोस्कोप दिखाता हूं, किस तरीके से आप इसको देख पाते हैं। अभी हम पहले उसी हॉरोस्कोप को देखेंगे जिसको हम पहले देख रहे थे। ये आपको हॉरोस्कोप दिख रही है। आपको मैं एक पक्ष बल दिखाना चाह रहा हूं। ये देखिए सूर्य यहाँ पे हैं और सूर्य की डिग्री है वृश्चिक राशि के अंदर 25 डिग्री 29 मिनट, यानी ये 25.25 डिग्री का है। और चंद्रमा की डिग्री है यहाँ पे 19 डिग्री 44 मिनट। आप इसे 20 डिग्री भी मान लें तो चंद्रमा को इस राशि के अंदर, राशि का जो स्पैन होता है, आर्क होता है, 30 डिग्री का होता है। तो इसे चंद्रमा को कितना चलना है कनिका? चंद्रमा 20 डिग्री 10 डिग्री सर। 10 डिग्री। इसके 10 डिग्री को आप याद रखना। फिर एक राशि पड़ी, ये है 30 डिग्री की, कन्या राशि। फिर तुला राशि पड़ी, ये 30 डिग्री की, तो कितना हो गया? 60 डिग्री। 60 और 10 70। 70 डिग्री में आप कितना जोड़ेंगे? सूर्य जितना चल चुका है वृश्चिक राशि में 25 डिग्री और 29 मिनट, तो अगर आप 25 डिग्री इसमें जोड़ेंगे 70 में, तो ये 95 डिग्री से ऊपर का डिफरेंस हो गया, मोटा मोटा 95 डिग्री से। तो 72 डिग्री से ज्यादा दूर है सूर्य और चंद्रमा। तो इसका मतलब ये पक्ष बली चंद्रमा है। किसी को बात ना समझ में आई हो तो मैं, आप लोगों को समझ में आ गया? जी सर, थैंक यू। बट सर मरकरी तो हर वक्त ही सूर्य के साथ रहता है और सूर्य हम पापी ग्रह ले रहे हैं, फिर मरकरी अच्छा हुआ बुरा हुआ? तभी तो वो बुधादित्य योग बनाता है। इसीलिए आदमी को टेक्निकल क्वालिफिकेशंस में, इंजीनियरिंग में और इस तरह के क्लिष्ट सब्जेक्ट में जैन साहब इसको म्यूट कर लीजिए, आपके बैकग्राउंड में। आई एम सॉरी सर। मरकरी जो है बुधादित्य योग, सबसे अच्छा बुधादित्य योग तब माना जाता है जिस समय 7 डिग्री से कम फासले पे होता है सूर्य से। क्योंकि बुध जो है हमेशा, बुध कभी भी सूर्य से 28 डिग्री से ज्यादा दूर नहीं जा सकता। और शुक्र 45 डिग्री से ज्यादा दूर नहीं जा सकता सूर्य से। तो आप जब भी किसी कुंडली में देखेंगे तो शुक्र और बुध सूर्य के आसपास ही आपको मिलेंगे। तो जो बुध हैं, जिस समय वो 7 डिग्री के फासले तक होते हैं सूर्य के साथ, तो ये प्रबल बुधादित्य योग बनता है, जो कि एक व्यक्ति को क्लिष्ट शिक्षाएं देता है। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंसी की शिक्षा, इसे टीडियस माना जाता है, डिफिकल्ट शिक्षा मानी जाती है। इसके रिजल्ट्स काफी, आप जानते हैं कि इसमें 2% इसमें पास रिजल्ट्स आते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी। तो वो अच्छा कॉम्बस्ट भी हुआ ना सर? फिर वो तो आप कह रहे हैं कि 7 डिग्री से कम, तो कॉम्बस्ट भी हो गया, तब भी वो बुध आदित्य योग विल बी एप्लीकेबल। कनिका महाजन, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि हम ना प्रश्न के लिए क्लास के अंत में जी सॉरी रखते हैं। जी प्लीज। इसमें मेरा रिदम टूट जाता है। आज मुझे पूरी ये क्लास को ना इसको समाप्त करना है। We have a very long way to go before I can start coming to the divisional charts. तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में 72 डिग्री से अगर दूर का, 72 डिग्री या 72 डिग्री से ऊपर का अगर डिफरेंस है कुंडली के अंदर, जो कि आप इस तरह से कैलकुलेट करते हैं, जो मैंने दिलीप साहब की हॉरोस्कोप में आपको दिखाया, तो इसका मतलब है ये चंद्रमा
पक्ष बली है, और ये चूंकि पक्ष बली है तो उसका मतलब ये चंद्रमा शुभ चंद्रमा है, ये अशुभ नहीं है। दिलीप साहब की कुंडली में वो नियम लगेगा, ए गुड प्लैनेट इन ए बैड भाव, इस चंद्रमा को लेकर। इसीलिए आप देखिए आयु में चंद्रमा को भी ल्यूमिनरी माना जाता है। ल्यूमिनरी का मतलब है जैसे सूर्य को ल्यूमिनरी माना जाता है, वो ल्यूमिनोसिटी में चंद्रमा सूर्य के बाद द्वितीय नंबर पे आते हैं, ल्यूमिनस प्लैनेट है वो। और इसके सेलेस्टियल कैबिनेट के राजा और रानी है सूर्य और चंद्रमा। तो एक शुभ प्लैनेट के अष्टम भाव में बैठ जाने की वजह से दिलीप कुमार साहब को, मैंने आपसे क्या कहा था, प्लैनेट सफर्स बट भाव गेन्स। यह अष्टम भाव आयु का भाव है, और दिलीप साहब की मृत्यु 90 क्रॉस करने के बाद हुई। जो कल मैंने आपको टेंडेंसी लॉ बताया था, उसमें मैंने आपको बताया था शुभ ग्रह इन शुभ भाव, शुभ ग्रह इन अशुभ भाव, अशुभ ग्रह इन शुभ भाव एंड अशुभ ग्रह इन अशुभ भाव। ये 4 मैंने आपको कंपोनेंट्स बताए थे। वो कंपोनेंट यहाँ पे लागू होता है। अब चंद्रमा के बाद आते हैं बुध। मैंने आपको बताया कि बुध के साथ में ये है कि बुध सूर्य के चूंकि हमेशा साथ में रहेंगे, तो लेकिन आवश्यक भी नहीं है। बहुत सी ऐसी कुंडलियां हैं जहां पे आपको बुध जो है अकेले बैठे हुए दिख जाएंगे, सूर्य के पीछे या सूर्य के आगे। तो ऐसी स्थिति के अंदर बुध शुभ होंगे, और शुभ ग्रहों से ग्रस्त हैं तो वो बिल्कुल शुभ प्रभाव देंगे। तो वो फिर नेचुरल नैसर्गिक शुभ ग्रह की श्रेणी में आएंगे, और पापी ग्रहों के साथ बैठकर वो अशुभ पापी ग्रहों की श्रेणी में आते हैं। अब मैं आपको जो दूसरी बात बताना चाह रहा हूं वो ये है कि जो फंक्शनल, ये तो नेचुरल नेचर है ग्रहों का, इन ग्रहों का एक रोल फंक्शनल नेचर्स के द्वारा ही डिटरमाइन होता है, और वही दशाओं को समझाने में और दशाओं के एप्लीकेशन में कारगर होता है। वो फंक्शनल रोल क्या है? देखिए, हम सब जानते हैं कि महिलाएं इमोशनल होती हैं, भावुक होती हैं, लेकिन अगर कोई महिला का रोल लाइफ के अंदर एक पुलिस अधिकारी का है, या एक जज का है, सेशन जज का है, हाई कोर्ट के जज का है, तो क्या वो क्रिमिनल को हैंग टिल डेथ का जजमेंट करेंगी कि नहीं करेंगी? क्या वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए वो पुलिस की महिला क्या लोगों को, क्रिमिनल्स को अंदर करेगी कि नहीं करेगी? करेगी। तो ये शुभ ग्रह, और ये जो शुभ ग्रह हैं, तो फिर ये शुभ ग्रह क्यों बने? ये भी एक फाइन लाइन है, जिसे मैं आज आपको समझा दूंगा। लेकिन इनका फंक्शनल रोल प्रत्येक कुंडली के अंदर निर्धारित होता है, और इसमें पाराशरी, जो बृहत पाराशर होरा शास्त्र के जो नियम हैं वो चलते हैं। पहला नियम है कि जो त्रिकोण के भाव हैं, उनके त्रिकोणों के स्वामी हमेशा शुभ ग्रह माने जाते हैं, यानी वो फंक्शनली बेनिफिक प्लैनेट्स हैं, त्रिकोणों के स्वामी। और त्रिकोण भाव कौन से हैं? प्रथम, पंचम, नवम। इनके जो स्वामी हैं वो सर्वदा शुभस्त परिणाम देते हैं, चाहे ये नैसर्गिक पापी ग्रह भी हो, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो नियम है ऋषि पाराशर के, ये शाश्वत सच है, और इसी में आज हम समझ लेंगे कि अगर ये बाधिश हो जाएगा तो ये किस तरह से बिहेव करेगा। पहले हम इन नियमों से हम वाकिफ हो जाएं। और जो त्रिषडाय भाव है, तीसरा, षठ का मतलब छठा, और आय भाव का मतलब एकादश भाव। तीसरा, छठा और एकादश भाव के जो स्वामी होते हैं
वो सर्वदा पापी फल को देने वाले होते हैं। इसमें नियम है सर्वे त्रिकोण नेतारु ग्रहाशुभ फल प्रदा। त्रिकोणों के जो स्वामी हैं, नेता हैं, वो सर्वदा शुभ फल को देने वाले होते हैं। पतियः त्रिषडाया नाम यदा पाप फल प्रदा। पतियः का मतलब हो गया फिर स्वामी। ये थोड़ी सिमली है, उपमा है इसमें। ये बड़ी फ्लावरी संस्कृत लिखी है, रिदमिक संस्कृत लिखी हुई है, काव्यात्मक संस्कृत। पतियः त्रिषडाया नाम यदि पाप फल प्रदा। इसका मतलब है कि जो त्रिषट और आय का जो भाव है, तीसरा, छठे और 11वां भाव, यानी कि लाभ का जो भाव है, उसके जो स्वामी है वो सदैव अशुभ फल को देने वाले होते हैं। उसके बाद एक नियम है लग्न व्यय द्वितीयेषु। लग्न व्यय द्वितीयेषु परेशान सहचर्यत स्थानांतरानुगुण्येन भवतो फलदायको। यानी लग्न से द्वितीय भाव और द्वादश भाव के स्वयं के कोई रिजल्ट्स नहीं होते, वो अपनी इतर राशि, दूसरी राशि के द्वारा पहचाने जाते हैं फंक्शनल रोल में। जैसे मेष लगन के अंदर जो द्वादश भाव है उसका स्वामी गुरु है, और उसी मेष लगन के अंदर जो उसकी द्वादश भाव के स्वामी की इतर राशि है, दूसरी राशि है, वो राशि नवम भाव में पड़ती है। और नवम के बारे में बता दिया गया है सर्वे त्रिकोण नेतारो ग्रहा शुभ फल प्रदा। यानी त्रिकोणों के स्वामी सर्वदा शुभ फल को देने वाले होते हैं। तो अभी क्या हुआ कि लग्न व्यय द्वितीयेषु परेशान साचर्यत स्थानांतरानुगुण्येन भवतो फलदायको। यानी लग्न से वैभाव और द्वितीय भाव, इनके स्वयं के कोई फल नहीं होते, इसकी इतर राशि, दूसरी राशि से हमें यह समझ में आता है कि ये ग्रह शुभस्थ है या अशुभ है। और इसमें उन्होंने एक राशि के स्वामियों को भी ले लिया है ऋषि पाराशर ने, क्योंकि उन्होंने कहा स्थानांतरानुगुण्येन, वो जहां स्थानांतरित हो रहा है, कौन, अगर लियो राशि पड़ जाए द्वितीय भाव में या द्वादश में, या कर्क राशि पड़ जाए द्वितीय या द्वादश में, इसकी कोई दूसरी राशि नहीं है, तो फिर आप कैसे पकड़ेंगे कि ये शुभ ग्रह है या अशुभ ग्रह है, ये फंक्शनल बेनिफिक है या फंक्शनल मेलेफिक है। तो ऋषि ने कहा है लग्न व्यय द्वितीयेषु परेशान सहचर्य, सहचर्य के द्वारा ये जो दो ग्रह हैं, ये जिस सहचर्य में है, जिस दोस्ती में है, जहां पे मूव कर गए हैं, अगर सूर्य द्वितीयेश या द्वादशेश होता हुआ अगर त्रिकोण या केंद्र भाव में बैठा है तो ये शुभ है। यही बात चंद्रमा पे भी लागू होती है। अगर द्वितीयेश या द्वादशेश होता हुआ कर्क राशि अगर वहां पड़ती है और चंद्रमा त्रिकोण अथवा केंद्र भाव में बैठे हैं तो वो शुभ फल को देने वाले हैं। और अगर वो दुख भावों में बैठे हैं, यानी छठे में, अष्टम में, द्वादश में, तृतीय में, एकादश में, तो वो अशुभ फल देंगे। या तो वो त्रिषडाई में बैठे हो या त्रिक भाव में। त्रिषडाई का मतलब हो गया 3rd, 6th, 11th, या त्रिक भाव 6, 8, 12 जो कि दो भाव है। अगर उनमें अगर वो बैठे हैं तो वो अशुभ माने जाएंगे। अगर यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया हो
तो इसका अगला नियम लेके चलते हैं। यानी इस नियम को मैं दोबारा आपके सामने रिपीट करता हूं ताकि आपको याद हो जाए। त्रिकोणों ये दशा के इंटरप्रिटेशन का सबसे ये स्पाइनल कॉर्ड है, मतलब दशा के इंटरप्रिटेशन की ये धुरी है। इन नियमों को याद रखना दशा को समझने के लिए प्रथम दृष्टि या व्यक्ति को मालूम होना चाहिए, समझ में आना चाहिए, तभी आप दशा के प्रारूप को समझ पाएंगे। पहला नियम है कि त्रिकोणों के स्वामी, प्रथम पंचम और नवम त्रिकोणों के स्वामी सदैव शुभ फल को देने वाले होते हैं। और दूसरा नियम है जो त्रिछटाई भाव हैं, तीसरा, छठा और एकादश भाव, तीसरा, छठा और 11वां भाव, उसके स्वामी सर्वदा पापी फल को देते हैं। दूसरा नियम है कि लग्न से द्वितीय और द्वादश में पड़ने वाली राशियों के स्वयं के कोई डेजिग्नेशन नहीं बनते, उनके डेजिग्नेशंस बनते हैं, फंक्शनल डेजिग्नेशंस बनते हैं, फंक्शनल रोल निर्धारित होते हैं उनकी इतर राशि या दूसरी राशि के द्वारा। अगर उनकी दूसरी राशि त्रिकोण में पड़ रही है तो वो शुभ माने जाएंगे, और अगर उनकी दूसरी राशि दुख भावों में पड़ रही है या त्रिछटाई में पड़ रही है तो पापी माने जाएंगे। अभी मैं केंद्र की बात इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि केंद्र वाला नियम अभी आने वाला है। हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं तो आप निश्चिंत रहें, सभी कवर होंगे। तो संदीप मिश्रा जी, मैं आपको भी रीनेम कर देता हूँ, आपके इसमें लेनोवो आ रहा था तो ये इसके बाद अब केंद्रों की बात करते हैं। केंद्रों के बारे में ऋषि पाराशर का नियम ये है, न दिश्यन्ति शुभम नृणाम सौम्यः केंद्राधिपा यदि, नहीं देते परिणाम शुभ अगर सौम्य ग्रह यानी कि शुभ ग्रह केंद्रों का आधिपत्य ले लेते हैं, यानी केंद्रों के अगर स्वामी शुभ ग्रह होते हैं तो नहीं दिखाते शुभ परिणाम। न दिश्यन्ति शुभम नृणाम सौम्यः केंद्राधिपा यदि क्रूराश्चेत शुभम हेति प्रबलाश्च उत्तरोत्तरा। क्रूराश्चेत शुभम हेति यानी वो कह रहे हैं क्रूर ग्रह यानी पापी ग्रह अगर केंद्र का आधिपत्य लेते हैं, केंद्र की अगर वो ओनरशिप लेते हैं तो वो शुभम यानी वो पाप प्रभाव को छोड़ देते हैं और वो शुभ बन जाते हैं। लेकिन इस नियम का इंटरप्रिटेशन राइटर्स ने बड़े डिफरेंटली किया है। उन्होंने केंद्र भावों को न्यूट्रलाइजिंग माना है। मेरे हिसाब से ऐसा मंतव्य ऋषि पाराशर जी का नहीं था, अन्यथा वो शुभम शब्द नहीं यूज करते। न दिश्यन्ति शुभम नृणाम, शुभ वर्ड को यूज किया है। न दिश्यन्ति शुभम नृणाम सौम्यः केंद्राधिपा यदि, सौम्य ग्रह अगर केंद्र के दिपा हो जाए, अधिपति हो जाए तो नहीं दिखाते शुभ परिणाम। और क्रूराश्चेत शुभम हेति, क्रूर ग्रह शुभ हो जाते हैं एंड प्रबलाश्च उत्तरोत्तरा, और गागर में सागर है पूरा, मतलब पूरा काव्यात्मक है। छोटे छोटे स्टैंजास में इतना कुछ लिख दिया गया है, इतना कुछ भर दिया गया है, वो इसमें एक सेंटेंस में उन्होंने समझा दिया है कि प्रबलाश्च उत्तरोत्तरा, जब केंद्र की बात कर रहे हैं तो वो लागू होता है त्रिकोण पर भी। प्रथम त्रिकोण से पंचम त्रिकोण ज्यादा प्रबल है और पंचम त्रिकोण से नवम त्रिकोण ज्यादा प्रबल है।
प्रबलाश्च उत्तरो उत्तरा, यानी वन आफ्टर द अदर दे बिकम मोर पावरफुल। और वही बात केंद्रों के ऊपर भी है। वो कहते हैं प्रथम केंद्र से चतुर्थ, चतुर्थ से सप्तम और सप्तम से दसम ज्यादा पावरफुल है। तो जो इसमें जो इंटरप्रिटेशन करने वाले जो मॉडर्न राइटर्स हैं, उन्होंने केंद्र भावों को न्यूट्रलाइजिंग इफेक्ट्स वाले भाव माना है। उन्होंने कहा कि अगर शुभ ग्रहों की राशियां अगर केंद्र भावों में पड़ जाती है, ये त्रिकोण की बात नहीं हो रही है, इसलिए यहां लगन का भाव नहीं आएगा। ये नियम है केंद्र के चौथे, सातवें और 10वें भाव के बारे में, क्योंकि प्रथम भाव तो केंद्र है ही है, तो साथ में वो त्रिकोण का भी भाव, और त्रिकोण के बारे में तो ऋषि ने पहले ही बोल दिया, सर्वे त्रिकोण नेतारो ग्रह शुभ फल प्रदा, वो पहले बोल चुके हैं। तो उसमें तो कोई दो राय नहीं। लगन का भाव तो बहुत शुभ रहेगा क्योंकि वो त्रिकोणपति है। तो मॉडर्न राइटर्स ने ये कहा है कि ऋषि पाराशर ये कहना चाहते हैं कि जो केंद्र में पड़ने वाली जो राशियां हैं चौथे, सप्तम और दसम भाव में, अगर शुभ ग्रहों की राशियां हैं तो शुभ ग्रह अपना शुभस्थ खो देंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। और अगर पापी ग्रहों की राशियां अगर चौथे, सप्तम और दसम भाव में पड़ेगी तो वो भी न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, तो वो अशुभता उनकी समाप्त हो जाएगी। लेकिन ये काफी डिबेटेबल विषय रहा है और इस पे काफी फ्यूचर पॉइंट में और दूसरी जगह नक्षत्र वगैरह में इनके काफी शास्त्रार्थ भी चला है, और हर जगह मैंने अपने तर्क के द्वारा इस बात को प्रूव किया है कि ऋषि ने, क्या उन्हें इतना गागर में सागर लिखने वाले ऋषि के पास में न्यूट्रलाइज की कोई संस्कृत का वर्ड नहीं होता? वो सम ना बोल देते, सम हुएते ना बोल देते, वो शुभम क्यों बोलते? एक ऋषि जो गागर में सागर है, गागर में सागर का मतलब होता है, एक मुहावरा है हिंदी का, कि एक छोटे से कपलेट में, 2 लाइन के कपलेट में उन्होंने इतनी गहरी बातें बोल दी कि जैसे लग्न पे द्वितीय शो परेशान सहचर्य, मतलब वो कह रहा है कि अपने सहचर्य के अनुसार वो दे रहा है, इसके साथ वो हाथ मिलाता हुआ जा रहा है और कहाँ पे वो घूमता हुआ चला जा रहा है। हम कहते हैं हम सहचर्य में जा रहे हैं, हम जरा चलो घूम आते हैं,